हेलो दोस्तों, जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि मॉडल सेट 2 कब आ रहा है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 के एग्जामिनेशन के लिए इनकम टैक्स सब्जेक्ट का मॉडल सेट 2 कब आ रहा है। बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो फ़ोन यहाँ तक कि फ़ोन करना शुरू कर दिए। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करें। कॉमर्स वर्ल्ड आपके लिए हमेशा तैयार है और आपके लिए मटेरियल तैयार कर रहा है। थोड़ा समय लगता है तैयार करने में, क्योंकि ये सारे मटेरियल रेडीमेड कहीं मिलते नहीं कि उठा के हम यहाँ वीडियो बना दें। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो बेस्ट आंसर होगा वो आपके लिए तैयार करके लाएं। तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन को ढूंढने में टाइम लगता है, साथ ही साथ उसका आंसर हम लोगों को करना पड़ता है। तो चलिए, सारी समस्याओं को ख़त्म करते हुए हम लोग मॉडल सेट 2 लेकर आ रहे हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 के एग्जामिनेशन के लिए। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मॉडल सेट 1 जो हम लोग HRM और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मॉडल सेट लेकर आए थे, डिट्टो क्वेश्चन वहीं से आया है। और इसलिए बच्चों की उम्मीद और बढ़ गई है कि अगर दोनों में आया है तो इनकम टैक्स भी मिला दीजिए तो कल्याण हो जाएगा। तो बिल्कुल इनकम टैक्स में भी आपको फ़ायदा होगा। और इसके साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, उसके लिए भी हम लोग मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र रखिए, सब होगा। तो चलते हैं हम लोग मॉडल सेट 3 की तरफ, 2 की तरफ। तो मॉडल सेट 2 है, ये डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस आपका सब्जेक्ट है। उसका आपको कुछ भी नहीं बताने की जरूरत है कि कैसे एग्जामिनेशन में लिखना है, क्योंकि आप लोग 2 एग्जाम लिख चुके हैं, इससे पहले भी एग्जाम लिख चुके हैं। तो चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले बोलता है, देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जल्दबाजी में यही होता है, थोड़ा हिंदी का मिस्टेक हुआ है। क्या होता है समझिएगा। बोलता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या होता है। इंग्लिश लिखा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या होता है। सेट ऑफ को यहाँ लिखना चाहिए हानि को आगे ले जाना। ठीक है, हानि को लिखना और हानि को आगे ले जाना, हिंदी में ये होना चाहिए। थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, उसको इग्नोर करिए। यहाँ ध्यान दीजिए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या होता है। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर इस साल हमारा कोई लॉस हो गया, तो उस लॉस को कहाँ कहाँ हम सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी किस प्रॉफिट से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, या क्या उस लॉस को हम अगले साल ले जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप बिजनेस प्रोफेशन की बात करते हैं। मान लीजिए हम बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स देते हैं बिजनेस हेड में। तो बिजनेसमैन अगर हम हैं, इस साल हमको लॉस हो गया, तो अगर हम इस साल लॉस में चले गए तो क्या उस लॉस को हम अगले साल के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं, पहला सवाल। दूसरा, या क्या हम उस लॉस को, मान लीजिए हमको कैपिटल गेन में फ़ायदा हो रहा है, तो कैपिटल गेन के बेनिफिट से क्या हम इस बिज़नेस के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। या हमको अदर सोर्सेज में कहीं इनकम आ रहा है, तो क्या उस अदर सोर्सेज की इनकम से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कि हम अपने लॉसेस को आगे सेटअप कर सकते हैं कहीं से, या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसे लॉस को ही हम लोग, ऐसे ही कंडीशन को बोलते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। क्योंकि 2 नंबर का है तो हम लोगों को ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, संबंधित वर्ष में हानियों की पूर्ति, यानी कुछ कंडीशन ऐसा है जहाँ लॉस केवल इसी साल एडजस्ट किया जा सकता है, और कुछ कंडीशन ऐसा है जहाँ लॉस को आप अगले साल भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपके पास स्क्रीन में दिख रहा है। इतना लंबा भी लिखने की जरूरत नहीं, छोटा 2 नंबर का, सिर्फ इतना ही लिख दीजिएगा कि लॉसेस को क्या हम अगले साल एडजस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा लिखा है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या है। बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या है, तो ध्यान दें, बिजनेस क्या है ये सब लोग जानते हैं, जहां हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी करते हैं एंड सेल भी करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट का, किसी उत्पाद का, किसी सामान का उत्पादन भी किया जाता है और बिक्री भी किया जाता है, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं बिजनेस। एंड प्रोफेशन का मतलब होता है कि हम अगर अपने स्पेशल स्किल, अपने स्पेशल एबिलिटी, अपने स्पेशल हुनर को बेच के पैसा कमाते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करके पैसा कमाते हैं, तो ऐसे इनकम को प्रोफेशन बोलते हैं। और इनकम टैक्स लगाने के लिए दोनों को अलग अलग माना गया है, बिजनेस इनकम अलग और प्रोफेशन इनकम अलग। बिजनेस इनकम निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बिजनेस इनकम होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। मेनली हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, लॉस तो कोई सोचता ही नहीं है। तो बिजनेस इनकम का टैक्स अलग हेड एक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके अंदर बिजनेस एक अलग हेड है, प्रोफेशन एक अलग हेड है। बिजनेस हेड में हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर हम टैक्स देंगे, और प्रोफेशन हेड में हमारा जो इनकम होगा, क्योंकि प्रोफेशनल का जो इनकम होता है वो फ़ी के रूप में आता है, जो प्रोफेशनल का इनकम होता है वो फ़ी के रूप में आता है, तो प्रोफेशनल का इनकम जो होगा वो फ़ी के रूप में आएगा, तो उसका कंप्यूटेशन अलग तरीके से होगा, और जो बाकी लोग हैं उसका कंप्यूटेशन अलग तरीके से होगा। बस इसी बात को समझना है कि बिज़नेस के अंदर इनकम का कंप्यूटेशन अलग तरीके से होगा और प्रोफेशन के अंदर इनकम का कंप्यूटेशन अलग तरीके से होगा। हम लोग टीचर हैं, हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई इनकम आता है, हमारे पास कोई फ़ी आता है, और हम अगर इनकम टैक्स पे करेंगे, तो हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं प्रोफेशन हेड में, और हम लोग भरते भी हैं प्रोफेशन हेड में।
और जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस हेड में जाके भरेंगे। तो हम लोगों का कंप्यूटेशन का तरीका, इनकम निकालने का तरीका और बिजनेसमैन के इनकम निकालने का तरीका दोनों अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। वही यहाँ लिखा है कि बिजनेस क्या है और देखिए व्यापार क्या है, कॉमर्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सबके बारे में डाला हुआ है। तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल हम डाल दिए कि आप जितना लिख सकते हैं लिखिए, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं कोई इशू नहीं, आपको जो पूछा जाता है 2 नंबर के लायक आप वही लिखेंगे। पूरा का पूरा बिजनेस के बारे में लिखा गया है कि कौन कौन सा एडवेंचर बोला जाता है, साहसिक कार्य। तीसरा देखिए यहाँ दूसरा प्रोफेशन ही है, अभी तक प्रोफेशन है, प्रोफेशन के अंदर क्या क्या आता है। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं आयकर लगाने के क्या उद्देश्य हैं, क्यों इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो आपको बताया गया था आयकर लगाने के सबसे पहला क्या है, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। सरकार का क्या है ये, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स जो है वो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है। इनकम टैक्स पहली बार कब लगाया गया था, तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, उस विद्रोह में जो लॉसेस हुए थे उसकी भरपाई के लिए सबसे पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था। 1857 के विद्रोह की भरपाई के लिए कौन लगाया था, सर जेम्स विल्सन लगाया था। और उसका पहला कारण क्या है, तो बोलता है आय का स्थायी साधन। अगर आप ये टैक्स लेते हैं अपने देश की जनता से तो सरकार को लगातार इनकम इसके ज़रिए मिलता रहता है, और एक बहुत बड़ा इनकम का स्रोत होता है सरकार का इनकम टैक्स। दूसरा है टू रिमूव इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अगर हम आर्थिक विषमता को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए इनकम टैक्स लगाते हैं। आर्थिक विषमता का मतलब ये होता है ना, ठीक से समझिएगा। पहला तो समझ गए कि सरकार का इनकम का सोर्स होता है इनकम टैक्स। आर्थिक विषमता का मतलब है कि देखो ये स्थिति है, अमीर आदमी यहाँ है, ये रिच पर्सन है, और पुअर आदमी यहाँ, गरीब आदमी यहाँ पे है। सरकार चाहती है कि ये जो पुअर, गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है, गैप है, डिस्पैरिटीज़ है, उस डिस्पैरिटीज़ को, विषमता को, गैप को, खाई को दूर किया जा सके। तो कैसे दूर करेंगे हम, सरकार ये चाहती है कि अमीर और गरीब बराबर इनकम कमाएं। तो कैसे हो सकता है, तो सरकार क्या करती है, इससे काट लेती टैक्स। इतना इनकम मान लो टैक्स काट ली, और ये जो टैक्स काटी वो सरकार यहाँ दे देती है गरीबों को। इसको बोलते हैं सब्सिडी। क्या बोलते हैं, सब्सिडी। तो बताइए अगर सरकार इतना टैक्स काट ले अमीरों से और गरीबों को सब्सिडी दे दे, देखिए इनकम बराबर आ जाएगा। सरकार ऐसा सोचती है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। होता क्या है कि अमीर आदमी से जब टैक्स कटने लगता है तो अमीर आदमी बोलता है और कमाना है। क्यों कमाना है भैया, कि मान लीजिए इसको 100 रुपये कमाना है अपना घर चलाने के लिए, 100 रुपये में 20 रुपये सरकार काट लेगी तो 80 रुपये इसके पास बचेगा, तो 20 रुपये और कमाना पड़ेगा। तो और मेहनत करता है, और कमाना होगा, क्योंकि 80 रुपये में घर नहीं चलेगा। और इसको सरकार सब दे देती थी, बोलता है कि हमको क्या जरूरत है कमाने का, सब तो सरकार दे देती है। राशन दे देती है, घर बना के दे दी इंदिरा आवास योजना में, पानी के लिए चापनल आसपास में बैठाइए दी है, गैस चूल्हा दे दी है, ठीक है। उसके बाद पीएम किसान योजना के अंदर पैसा मिलता है किसानों के लिए, सब पैसा सरकार दे रही है इन लोगों को। बोलता है हमारा काम करना थोड़ी, हम बैठ के खाएंगे खाली और ताश खेलेंगे और कुछ नहीं। तो ये लोग हैं घूमने वाले, मस्ती करने वाले। असली ज़िंदगी यही लोग जीता है, कोई काम धाम करना नहीं है, और अपने को पूरा का पूरा किस पर डिपेंड कर देना है, सरकार पर, कि सब करे सरकार। ये लोग तो आने वाले समय में ऐसा भी कर देगा कि ठंडा लगे तो स्वेटर नहीं पहनेगा ये लोग, कि सरकार आएगी तो पहना देगी हमको मेरा काम थोड़ी है। तो ये लोग को अपना कोई काम ही नहीं करता है, कोढ़िया पर्सन, इसलिए इस लोग डेवलप नहीं हो पाता है। और ये है जो डेवलप होता है। अब इसमें से भी कुछ है ऐसा जो डेवलप कर गया तो इधर पहुंच गया वो। अब क्यों डेवलप करता है, तो सरकार क्या कर रही है, इसको थोड़ा सा असिस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है, धक्का लगा रही है कि थोड़ा हम भी धक्का लगाते हैं, थोड़ा तुम भी एफर्ट्स लगाओ तो तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जो लोग इसमें सरकार के सपोर्ट से आगे बढ़ गए, और नहीं तो फिर इसी ज़िंदगी में रह गए। ये जो आर्थिक विषमता अभी तक है ना, ये गैप और बढ़ता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये जो गैप है ना, इस गैप को भरने के लिए सरकार टैक्स लगाती है। उसी को लिखा है कि आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को दूर करने के लिए सरकार टैक्स लगाती है। तीसरा, सरकार चाहती है कि लोग बचाएं। सरकार चाहती है कि लोग सेविंग करें और लोग इन्वेस्टमेंट करें। सरकार ऐसा चाहती है कि सेविंग करे और इन्वेस्टमेंट करे, और इसीलिए सरकार टैक्स चार्ज कर देती है कि अगर आप पैसा बचाओगे तो आपको टैक्स में बेनिफिट दे देंगे, अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो टैक्स में बेनिफिट दे देंगे, और अगर नहीं करोगे तो टैक्स लगा देंगे। तो लोग टैक्स से बचने के ख्याल से क्या करते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। टैक्स से बचने के ख्याल से लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, टैक्स से बचना चाहते हैं। तो सरकार टैक्स से बचाने के लिए टैक्स
लगाती है इन्वेस्टमेंट और सेविंग को प्रमोट करने के लिए, कि लोग पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग करें। अब बोलता है कैपिटल फॉर्मेशन, सरकार चाहती है कि एक पूंजी का निर्माण हो। बताइए कोई व्यक्ति अगर सेविंग करता है और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है कहीं ना कहीं, तो उसका पूंजी पूरे जो, अगर हम लोग अर्थव्यवस्था देखें, पूरी इकॉनमी देखें, तो अगर हम अपना पैसा बचाते हैं और बैंक में लगा देते हैं, तो बैंक में हमारा जो पैसा बचा हुआ है वो अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहा है, अर्थव्यवस्था को पूंजी बना के दे रहा है। क्योंकि हम लोग सारे जनता पैसा अपना बैंक में दे देते हैं, बैंक उसी पैसे को शेयर मार्केट में दे देता है, शेयर मार्केट क्या करता है, कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता है, तो कंपनी को पूंजी की आवश्यकता जो थी वो पूरी हो जाती है। इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन का भी काम करता है। डी में बोलता है अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल होने वाले कुछ आय का एग्जाम्पल दीजिए। देखिए अदर सोर्सेज में ऐसे इनकम आते हैं जिनका कोई सोर्स डिफाइन नहीं रहता है। ऐसे आय अदर सोर्सेज के अंदर शामिल होते हैं जिनका कोई सोर्स डिफाइन नहीं होता है, जिनका कोई स्रोत तय नहीं होता है, वैसे इनकम को अदर सोर्स इनकम बोलेंगे। जैसे डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, लॉटरी इनकम, हॉर्स रेस इनकम, फैमिली पेंशन, ऐसे इनकम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए कुछ आय के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले लाभांश डिविडेंड, दूसरा है आकस्मिक आय, लॉटरी, वर्ग पहली, घुड़दौड़, ताश, ये सब से जो खेलेंगे। प्रतिभूति पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इसको हम लोग बोलते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र पर इनकम। तो ऐसे बहुत सारी इनकम जिसका कोई सोर्स डिफाइन नहीं है कि कहाँ से इनकम आ रहा है, तो वैसे इनकम को हम लोग अदर सोर्सेज इनकम के अंदर शामिल करते हैं, जिसका कोई सोर्स नहीं। बहुत सारा इनकम यहाँ पे डाला हुआ है, आपको 4-5 ही लिखना था, 4-5 लिख लीजिएगा। रॉयल्टी इनकम है, संसद सदस्य को जो वेतन मिलता है वो है। उसके साथ भारत के बाहर से अगर कृषि भूमि से आय आ जाती है तो यहाँ आ जाता है, नहीं विदेशी कृषि भूमि से आय यहाँ आ जाता है, विदेश सरकार की प्रतिभूति पर ब्याज यहाँ आ जाता है। तो ये सारे के सारे आपके पास अदर सोर्सेज इनकम है। अगला जो क्वेश्चन है बाबू लोग वो है पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होता है कि अगर कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर का भी काम करता है और कोई और सोर्स से इनकम कमाता है, जैसे हम ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो, खेती भी करें, तो मेरा ट्यूशन से भी इनकम आनी, प्रोफेशन इनकम भी आ रहा है और एग्रीकल्चर इनकम भी आ रहा है, तो हमारे लिए एग्रीकल्चर फुली एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, वो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होगा कि हम कुछ पार्ट अपना एग्रीकल्चर इनकम से जनरेट करते हैं और बाकी पार्ट कहीं अदर सोर्स ऑफ इनकम से जनरेट करते हैं। तो वैसे इनकम को हम लोग बोलते हैं पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, जहाँ कुछ इनकम एग्रीकल्चर से आ रहा है और कुछ इनकम नॉन एग्रीकल्चर से आ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा। जैसे यहाँ बड़ा अच्छा लिखा है, एक आदमी क्या करता है, चीनी बनाने की फैक्ट्री है, गन्ना का उत्पादन खुद करता है और शुगर मिल खोल के रखा है। अब बताओ शुगर मिल तो बिजनेस आ जाएगा, गन्ना उत्पादन करना एग्रीकल्चर हो जाएगा। अब बोलता है सर हम तो किसान हम ही हैं और हम ही चीनी बना के बेचते हैं, तो जो चीनी बना के हम 38 रुपये में बेचते हैं सर, तो उस पर हमको एग्रीकल्चर इनकम मान के छूट दे दीजिए। सरकार बोलती है नहीं बाबू ऐसे नहीं मिलेगा, तुम्हारा चीनी बनाना एग्रीकल्चर नहीं है, हाँ गन्ना का उत्पादन एग्रीकल्चर है। इसका मतलब पूरे प्रोसेस में तुम दो काम किए हो, एग्रीकल्चर किए हो गन्ना का उत्पादन तक, और जब चीनी बनाने लगा तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, तुम दोनों जोड़ के हम 35 रुपये 38 रुपये में बेच रहे हो। इसका मतलब उस इनकम का कुछ भाग हम एग्रीकल्चर मान के छोड़ देंगे और कुछ भाग नॉन एग्रीकल्चर मान के टैक्स लगा देंगे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोलता है व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी इनटू विच द एसएससी आर डिवाइडेड विथ रिगार्ड टू रेसिडेंस, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ ईच ऑफ देम। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणी में बांटा गया है और प्रत्येक का संक्षिप्त में वर्णन करें। ध्यान दीजिएगा निवास स्थान का क्या होता है। अगर निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितने श्रेणी में बांटा गया है तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए थोड़ा सा यहाँ एक पिक्चर था जो ब्लैंक हो गया है। चलिए नहीं है पिक्चर तो हम लोग इसको समझा देते हैं। अगर टैक्स लगाना हो तो सबसे पहले टैक्स लगाने के लिए आपको रेसिडेंस डिसाइड करना होगा कि आप कहाँ के निवासी हैं। ध्यान दीजिएगा टैक्स लगाने के लिए निवासी स्थिति हर साल बदलता रहता है और उसको आप हर साल तय करना पड़ेगा। नागरिकता से निवासी स्थिति का कोई संबंध नहीं। आप किसी एक देश के नागरिक हो सकते हैं, आप किसी एक देश के नागरिक ज़िंदगी भर रहेंगे, दूसरे देश के नागरिक नहीं बन सकते। लेकिन टैक्स लगाने के लिए नागरिकता को ध्यान नहीं दिया जाता है। टैक्स लगाने के लिए जिसको ध्यान दिया जाता है उसका नाम है निवासीय स्थिति, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो टैक्स लगाने के लिए अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे तो हर साल रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना होगा कि आप कहाँ के निवासी कहलाएंगे टैक्स लगाने के लिए। रेसिडेंशियल स्टेटस आपको हर साल चेक करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब अलग अलग टैक्स लगाने वाले लोग होते हैं। तो पहला एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति।
या HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके बाद आता है पार्टनरशिप फॉर्म, उसके बाद आता है कंपनी। तो कंपनी कहाँ का निवासी होगा? तो कंपनी के मामले में सीधा सीधा याद रखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन जिस देश में होगा आप वहाँ के निवासी कहलाएंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस वहीं होगा, और जिस देश में आपने रजिस्ट्रेशन कराया बस वही देश आपका अपना रेसिडेंशियल स्टेटस है, बाकी जगह पे आप नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे, अनिवासी कहलाएंगे। पार्टनरशिप फर्म के लिए भी सेम है। पार्टनरशिप फर्म जिस जगह पे अपना बिजनेस चला रहा है, जिस देश में, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ऐसा हो ही नहीं सकता है कि विदेश में बिजनेस चलाए, तो जिस देश में अपना बिजनेस चला रहा है वो उस देश का रेसिडेंट कहलाएगा, और उसके अलावा बाकी सारे देशों में वो नॉट रेसिडेंट कहलाएगा। तो कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन जिस देश में होगा वो उसी देश का रेसिडेंट होगा। जैसे टाटा कंपनी का रजिस्ट्रेशन भारत में है तो टाटा कंपनी भारत का रेसिडेंट है, और भारत के बाहर अगर बिजनेस कराती है तो भारत के बाहर दुनिया के अलग अलग देशों में नॉट रेसिडेंट कहलाएगी, अनिवासी कहलाएगी। और पार्टनरशिप फर्म जहाँ पे अपना बिजनेस चला रहा है वहाँ तक वो अपना रेसिडेंट कहलाएगा, और उसके अलावा बाकी जगह पे नॉट रेसिडेंट कहलाएगा। मामला फंस जाता है इंडिविजुअल का, क्योंकि वो चलता रहता है, कंपनी उछलेगी थोड़ी, कंपनी तो ब्रांच जाता है, कंपनी का हेडक्वार्टर तो एक ही देश में, तो जहाँ हेडक्वार्टर होगा वहीं का रेसिडेंट कहलाएगा। अब टाटा का हेडक्वार्टर इंडिया में है तो टाटा इंडिया का रेसिडेंट है, लेकिन इनका भरोसा नहीं आदमी का। सर ये तो प्लेन पकड़ते चल देते हैं, कभी केन्या तो कभी सऊदी अरबिया, कभी अमेरिका, कभी इंडिया, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, घूमते रहते हैं। इन लोगों का बहुत खतरा है। तो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए दो कंडीशन है, एक है बेसिक कंडीशन, दो कंडीशन है याद रखिएगा, और एडिशनल कंडीशन है। भारत के लिए ऐसा नियम है, बाकी देशों के लिए हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दो एडिशनल है, ध्यान दीजिएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत में टैक्स देगा, इसके लिए भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति भारत में टैक्स देगा इसके लिए उसे भारत का रेसिडेंट होना जरूरी है, भारत का निवासी होना जरूरी है, जो कि प्रीवियस ईयर में चेक करना होता है कि इस प्रीवियस ईयर में क्या वो भारत का निवासी कहला रहा है। तो नागरिक कहीं का भी हो सकता है, सिटीजनशिप कहीं की भी हो सकती है। हमको सिटीजनशिप ध्यान ही नहीं देना है टैक्स लगाने के लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का आदमी जो वेस्ट इंडीज़ का सिटीजन है, नागरिक वेस्ट इंडीज़ का है, भारत में भी टैक्स दे के जाएगा, ऐसा नियम है। नहीं तो फिर अगर ऐसी बात हो तो भारत के जितने लोग सऊदी अरब में काम करते हो तो टैक्स ही नहीं देंगे कि हम तो भारत के नागरिक हैं, हमको टैक्स नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता है। आप नागरिक कहीं के भी रहें उससे कोई मतलब नहीं। टैक्स लगाने के लिए नागरिकता का, सिटीजनशिप का कोई लेना देना नहीं है। टैक्स लगाने के लिए जो लेना देना है वो निवासी स्थिति का है। हम चेक करेंगे कि आप पिछले साल कहाँ के निवासी कहलाएंगे, और कैसे चेक करेंगे तो उसके लिए दो नियम है, दो बेसिक कंडीशन है, दो एडिशनल कंडीशन है। और अगर एक व्यक्ति भारत का निवासी कहलाएगा, अगर वो, फिर से सुनिएगा, अगर एक व्यक्ति भारत का निवासी कहलाएगा अगर वो दो बेसिक कंडीशन में से किसी एक को पूरा करता है, दो में से किसी एक को पूरा करता है और एडिशनल दोनों पूरा करता है, तो वो भारत का निवासी कहलाएगा। फिर से सुनते हैं, बेसिक जो दो कंडीशन है वो दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को पूरा करता है, और एडिशनल दोनों कंडीशन को अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है तो भारत का निवासी कहलाएगा। अब क्या है बेसिक कंडीशन? तो पहला बेसिक कंडीशन है कि या फिर ध्यान दीजिएगा, पहला दो बेसिक कंडीशन हम समझा दे रहे, पीछे लिखा हुआ भी होगा, आराम से आप इसको लिख लीजिएगा, हम स्क्रीन दिखा देंगे तो आराम से लिख भी लीजिएगा। बेसिक कंडीशन नंबर 1 कि एक व्यक्ति प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल 12 महीने का जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, पिछले प्रीवियस ईयर में कुल मिला के 182 दिन भारत में रहा हो। जरूरी नहीं कि रेगुलर, लेकिन छोड़ छोड़ के टोटल मिला के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर एक व्यक्ति चाहे दुनिया के किसी देश का नागरिक हो, अगर वो 182 दिन भारत में रहा है तो वो फर्स्ट कंडीशन जो बेसिक कंडीशन उसको पूरा करता है। दूसरा बेसिक कंडीशन, पहला बेसिक कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में कितना दिन, 182, 182 दिन का मतलब 6 महीना, 182 दिन का मतलब 6 महीना। देख लीजिए 365 दिन होता है, आधा 182 दिन होता है, तो इसीलिए 6 महीना। तो 6 महीना अगर कोई व्यक्ति रेगुलर रहना जरूरी नहीं, छोड़ छाड़ के भी रह रहा है, लेकिन टोटल मिला के 6 महीना का कंडीशन पूरा कर लेता है, अगर 182 दिन का कंडीशन पूरा कर लेता है तो भारत के लिए पहला चीज़ है रेसिडेंशियल स्टेटस का पहला कंडीशन पूरा कर लेता है। दूसरा जो बेसिक कंडीशन, पहला बेसिक कंडीशन प्रीवियस ईयर में 182 दिन भारत में रहना होगा। दूसरा बेसिक कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन भारत में रहना होगा, प्रीवियस ईयर में 60 दिन भारत में रहना होगा। लेकिन एक और कंडीशन है उसके साथ कि अगर 60 दिन भारत में रहते हैं तो उसके 4 साल पहले, ध्यान दीजिएगा, उसके 4 सालों में टोटल मिला के 365 दिन भारत में रहना होगा।
यानी अगर पिछले साल 60 दिन रहे लेकिन उसके पहले वाले प्रीवियस ईयर में 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन का कंडीशन पूरा कर दिए तो फंस गए, आप भारत में टैक्स देना होगा। तो 2 बेसिक कंडीशन है और 2 एडिशनल कंडीशन है जो आपको नीचे मिलेंगे। और अगर कोई व्यक्ति दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक बेसिक कंडीशन पूरा करता है और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरा करता है तो वो व्यक्ति भारत का निवासी कहलाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो HUF हो, और उसको भारत में ही टैक्स देना होगा। भारत की निवासी स्थिति उसकी पता चल जाएगी कि उसे भारत में ही टैक्स देना होगा। तो चलिए अब स्क्रॉल कर देते हैं, आराम से पूरा कहानी को देख लीजिए और लिख लीजिएगा अपना। देखिए एक व्यक्ति का है और जिस कैटेगरी की बात कर रहे थे वो कैटेगरी यहाँ पे देखिए कंडीशन 1, ठीक है, एक कंडीशन है। देखिए यही बात यहाँ लिखा हुआ है, वह व्यक्ति संबंधित गत वर्ष में भारत में कुल मिला के 182 दिन भारत में रहा हो, अथवा या तो ये पूरा कर रहा हो अथवा पिछले साल 60 दिन रहा हो और टोटल मिला के पिछले 4 सालों में कितना दिन रहा हो, 365 दिन रहा हो। तो इसलिए ये दोनों कंडीशन में जो पूरा करेगा उसमें फंसेगा वो। बहुत लोग फंस जाता है जो लास्ट में पूरा कर रहा है कंडीशन। और असाधारण निवासी के लिए तो आसान है, बोलता है बेसिक में से कोई कंडीशन पूरा नहीं करता तो असाधारण हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन में से कोई कंडीशन पूरा नहीं करता है तो वो असाधारण निवासी हो जाएगा। और हम लोगों को ज़्यादा तंग यही करता है, असाधारण निवासी वाला लोग, जो बेसिक में से कोई कंडीशन पूरा नहीं करता है, वैसे लोगों को असाधारण निवासी वाला व्यक्ति कहेंगे। अब ये देखिए निवासी स्थिति पूरा का पूरा यहाँ दिया हुआ है, हिंदू अविभाजित परिवार का क्या है निवासी स्थिति। तो HUF का भी सेम कंडीशन है, इसलिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है। HUF का भी सेम कंडीशन आपको मिल जाएगा। HUF और इंडिविजुअल का सेम कंडीशन रहता है। फर्म के लिए क्या कंडीशन है, रेसिडेंशियल तो सिंपल है, फर्म किसी एक ही देश का निवासी। देखिए लिखा है एक फर्म या व्यक्तियों का समूह भारत में निवासी होता है यदि इसका नियंत्रण और प्रबंध पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि साझेदारों का निवास स्थान कौन सा है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर साझेदारी फर्म भारत का ही है तो भारत का निवासी है। मतलब सीधा याद रखना है कि साझेदारी फर्म बना कहाँ है, भारत के कानून से। बिजनेस कहाँ कर रहा है, भारत के अंदर। भले उसका पार्टनर अमेरिका में रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस का जो एरिया है वो भारत के अंदर अगर है तो भारत का निवासी है, और अगर बिजनेस के एरिया आउटसाइड ऑफ इंडिया है, भारत के बाहर है, तो भारत के लिए अनिवासी है। सिंपल सा फंडा है, ये सब में एकदम सीधा सीधा है। क्योंकि ये लोग जंप नहीं करता है, जंप इसका पार्टनर करता है, तो पार्टनर का समझो। बिजनेस तो भैया यही का कहलाएगा। अच्छा कंपनी का भी वही चीज़ है, कंपनी के लिए भी सेम कंडीशन है। बोलता है एक कंपनी गत वर्ष में निवासी समझी जाती है यदि इसने निम्नलिखित में से कोई भी एक शर्त पूरी कर ली। वह भारतीय कंपनी होगा तो भारत का ही होगा, और यदि वह विदेशी कंपनी हो तो गत वर्ष में उस विदेशी कंपनी का प्रभाव यानी मैनेजमेंट इंडिया में रहा है तो फिर वो इंडियन कंपनी कहला जाएगा। जिसको बोलते POEM, इसको बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी उसका कंट्रोल कहाँ से चल रहा है। तो भैया कंट्रोल कहाँ चलता है, हेडक्वार्टर से। तो हेडक्वार्टर अगर भारत में तो भारत का रेसिडेंस, और भारतीय कंपनी तो भारत का रेसिडेंस, नहीं तो विदेशी कंपनी, नहीं तो फिर सीधा चला जाएगा नॉन रेसिडेंस में, जो हम आपको अभी बता रहे थे। ये आपका कंप्लीट हो गया रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। भत्ते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या कीजिए। अलाउंसेस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति को वेतन के अतिरिक्त कोई भी नगद भुगतान प्राप्त होता है तो ये कहलाता है भत्ते। इसे समझिएगा, जब किसी एम्प्लॉई को अपने एम्प्लॉयर से वेतन के अतिरिक्त नगद में किसी तरह की राशि प्राप्त होती है तो ये कहलाता है भत्ते। अलाउंसेस मीन्स एनी कैश रिसिप्ट अदर देन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को सैलरी के अलावा कोई भी कैश में भुगतान प्राप्त होता है तो वो कहलाता है भत्ते। जैसे आप अगर कहीं काम करेंगे या आपके पेरेंट्स कहीं काम कर रहे हैं तो वेतन तो मिलता ही काम के बदले में, साथ ही साथ घर के लिए पैसा मिलता है, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है, मेडिकल के लिए पैसा मिलता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है अदर देन सैलरी के अलावा
वो एक्स्ट्रा पैसा कहलाता है भत्ता। जी यहाँ लिखा हुआ आपके पास। अब अलाउंसेस दो तरह का है, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस का मतलब ऐसे अलाउंसेस जिसके ऊपर कोई जो है टैक्स नहीं लगता, और पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, ऐसे अलाउंसेस जिसके ऊपर कुछ टैक्स लगता है और कुछ नहीं लगता है। देखिए ये सारे अलाउंसेस फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, और एक और अलाउंसेस आता है फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। ये हो जाते हैं फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, इनके ऊपर कभी टैक्स नहीं लगता। जितना भी नाम दिया हुआ फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में कभी टैक्स नहीं लगता, ये सारे आपके पास दिए हुए हैं। अब बताइए किसी पुलिस वाले को वर्दी सिलाने का पैसा मिलता है तो टैक्स थोड़ी लगेगा, वो तो वर्दी सिलाएगा। पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस आपके पास कुछ है, जैसे HRA मकान किराया भत्ता के बारे में जानते होंगे, और एक और होता है यहाँ पे छूट गया है, मिसिंग हो गया है, शायद नीचे होगा, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। ऐसे कौन कौन से अलाउंसेस है जो पूर्णतः टैक्सेबल होता है, तो इसका आंसर आप अपने बुक से भी कर सकते हैं। फुली टैक्सेबल अलाउंसेस हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का आपको दे दिए हैं, जिसमें इसका आंसर आपको बुक से भी मिल जाएगा। फुली टैक्सेबल अलाउंसेस के नाम पर है, और उसको आपको लिखना है कि कौन कौन से अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होते हैं। चलिए कर करके लिखते चले जाते हैं। पहला HRA होता है। HRA से संबंधित इतना कहानी नहीं लिखेगा, HRA से संबंधित नियम सारे लोगों को बता दिया गया है जो हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, और HRA से संबंधित नियम लिखना है। क्या नियम था बताइए HRA का? तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए, एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालने के लिए क्या था, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, पहला कंडीशन। दूसरा था रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरा था 40% या 50% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस, जो होता था एग्जेम्प्टेड होता था, बाकी टैक्सेबल होगा। तो HRA में उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, बाकी को क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। वही पूरा कहानी जो हम अभी 3 बात समझा दिया ना, उसको देखिए कहानी बना के लिखा हुआ। चूँकि जब थ्योरी लिखना होगा तो आपको कहानी बना के लिखना होगा, आप सीधा रूल्स नहीं लिख सकते हैं, तो थोड़ा स्टोरी बना के लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो रूल्स लिखिएगा तो 2 लाइन 3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा, जबकि आपको लिखना है 20 नंबर का क्वेश्चन। फिर इंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बारे में पूरा है कि इंटरटेनमेंट अलाउंसेस किसको मिलता है, तो बोलते हैं इंटरटेनमेंट अलाउंसेस में जितना पैसा मिलता है पूरा का पूरा क्या होता है, मनोरंजन भत्ता जो है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए छूट मिलता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छूट मिलता है, सरकारी कर्मचारी को, कि एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, दूसरा 20% ऑफ सैलरी, और तीसरा मैक्सिमम 5000, विच एवर इज लेस, जो तीनों में कम होगा वो आपको छूट मिलेगा अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस का छूट केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, गैर सरकारी कर्मचारियों को कोई छूट नहीं मिलता है। यातायात भत्ता बोलता है कि अगर आप ठीक ठाक हैं तो आपको 1600 रुपये पर मंथ, और अगर आप विकलांग है तो आपको 3200 रुपये पर मंथ छूट मिलता है। यहाँ तक आपको एग्जम्पशन मिलेगा, छूट मिलेगा। उसके नीचे है भूमिगत भत्ता, 800 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है। एजुकेशन अलाउंसेस 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, 100 रुपये प्रति माह छूट मिलता है प्रति बच्चा, और मैक्सिमम 2 बच्चे तक छूट मिल जाता है। हॉस्टल अलाउंसेस देखें तो 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, ये सब पढ़े हैं, सारा कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। सारा का सारा अलाउंसेस यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। अच्छा, जो परिवहन संस्था में काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है, बस ट्रांसपोर्ट में, कोई रेलवे में काम कर रहा है, कोई प्लेन वाली कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको अलग से अलाउंसेस मिलता है। तो उसका जितना भी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेगा ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, तो उसका बोलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का 70%, और मैक्सिमम 10,000 पर मंथ, 70% ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस। तो याद रखिएगा 70% ही लेस्ट होगा, क्योंकि 10,000 पर मंथ मतलब 1,20,000 तो लेस नहीं होगा, तो जो भी दोनों में कम होगा वो हमको मिलेगा। उसके बाद ट्रैवल एरिया अलाउंसेस है। ट्रैवल एरिया में अलाउंसेस कौन कौन से रिसीव्ड होते हैं, कौन कौन से प्राप्त होते हैं, उसके बारे में पूरा रूल्स है, तो आप अलाउंसेस को आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं।
और ये देखिए फुली टैक्सेबल, जिसकी बात हम कर रहे थे कि नीचे होगा, देखिए फुली टैक्सेबल अलाउंसेस है। डीएनएस अलाउंसेस पूरा टैक्स लगेगा, डीएनएस पे पूरा टैक्स लगेगा। एडिशनल डीएनएस अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल होगा। सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल होगा। रूरल अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल होगा। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल होगा। मेडिकल अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस, प्रॉक्टर अलाउंसेस, वार्डनशिप अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, डॉग अलाउंसेस, सब का सब पूरा टैक्सेबल है, सब पूरा टैक्सेबल होगा। तो आपको अलाउंसेस के बारे में लोग देख लिए। आगे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्लेन एनी 10 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कौन कौन सी ऐसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है कि 10 मदों, ऐसे 10 मदों का नाम बताइए जो इनकम टैक्स से पूरी तरह एग्जेम्प्टेड है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ऐसे 10 आइटम का नाम बताना है कि ऐसे 10 मदों का वर्णन करें जो इनकम टैक्स से फुली एग्जेम्प्टेड है, जिसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता है। तो वो 10 मदें कौन कौन है, तो यहाँ देखिए करके लिखा हुआ है। पहला एग्रीकल्चर इनकम पूरा एग्जेम्प्टेड है। एचयूएफ हिंदू परिवार अविभाजित परिवार से के सदस्य से प्राप्त आय पूरा एग्जेम्प्ट होगा। साझेदारी फर्म की आय पूरा एग्जेम्प्ट होगा। भोपाल गैस, मतलब किसी भी तरह का विपत्ति में, किसी भी तरह की आपदा में अगर कोई मदद देता है, सरकार देती है या कोई भी व्यक्ति देता है, तो वो प्राप्त जो मदद है वो एग्जेम्प्टेड होगा। जीवन बीमा प्रीमियम से प्राप्त जीवन बीमा हम कराए और लास्ट में मैच्योरिटी जो अमाउंट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होगा। एसपीएफ का जो मैच्योरिटी होता है एग्जेम्प्ट होता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का पेमेंट एग्जेम्प्ट होता है। नेशनल पेंशन स्कीम एग्जेम्प्ट होता है। इस पर इस सब से कहीं से भी पैसा मिलेगा ना, पूरा छूट है। तो 10 ऐसे आइटम्स है, 11 आइटम है। स्कॉलरशिप भी छूट मिलता है, स्कॉलरशिप में टैक्स नहीं लगता है। नहीं तो भैया स्कॉलरशिप मिलेगा 3000, 10% टीडीएस कट जाएगा, तो फ़ायदा नहीं। इसलिए ये सब कभी भी, ये सब राशि के ऊपर टैक्स नहीं लगता, पूरे एग्जेम्प्टेड आइटम। अब एक करके सबका डिटेल है, जिसको आप आराम से लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल क्यों होता है। टैक्स फ्री है सब, याद रखिएगा, टैक्स फ्री आइटम्स है, इनके ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता। सारे आइटम्स टैक्स फ्री हैं, एग्जेम्प्टेड आइटम्स होंगे। इसको आराम से बैठ के पढ़िए। सबके बारे में डिटेल कर दिए हैं पहले ही। अब लाइफ इंश्योरेंस कराइए, अगर पूरा पैसा जो मैच्योरिटी का मिलता है लास्ट में, वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 80 DD में, ठीक है। कीमेन पॉलिसी भी एग्जेम्प्ट होता है। और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, सरकारी नौकरी वाले को जो पीएफ मिलता है उसको बोलते हैं एसपीएफ, और इससे जितना भी पैसा मिलता है पूरा का पूरा क्या होता है, छूट मिलता है। सुकन्या समृद्धि में जितना पैसा आप डालेगा पूरा का पूरा छूट होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। तो ये सारा नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डालेगा तो एग्जेम्प्टेड होता है, सारा का सारा इनकम छूट मिलता है। तो हम लोग को 10 एग्जेम्प्टेड आइटम के बारे में ही लिखना है कि कौन कौन सा ऐसे इनकम है जिसके ऊपर कभी कोई टैक्स नहीं लगता है। ऐसे 10 आइटम्स के बारे में हम लोगों को लिखना है। देखिए ये भी, अगर यहाँ पे पैसा लगाते हैं तो छूट मिलता है। सबसे पहले बोलता है एन्युटी सर्टिफिकेट एग्जेम्प्टेड होता है। नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाएंगे एग्जेम्प्टेड होता है। स्पेशल बियरर बॉन्ड एग्जेम्प्टेड होता है। ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट में पैसा लगाएंगे एग्जेम्प्टेड होता है। पोस्ट ऑफिस कैश डिपॉजिट में एग्जेम्प्टेड होता है। नेशनल प्लान सर्टिफिकेट में एग्जेम्प्टेड होता है। 12% ईयरली 12 ईयर नेशनल प्लान सर्टिफिकेट एग्जेम्प्टेड होता है। पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एग्जेम्प्टेड होता है। और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में ध्यान दीजिएगा, अगर इंटरेस्ट मिलता है तो सिंगल अकाउंट का 3500 तक एग्जेम्प्टेड है और ज्वाइंट अकाउंट का 7000 तक एग्जेम्प्टेड है। उसके नीचे पोस्ट ऑफिस कुमुलेटिव टाइम डिपॉजिट एग्जेम्प्टेड होता है। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक अकाउंट अंडर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रूल अप टू 5000 एग्जेम्प्टेड होता है। और स्पेशल डिपॉजिट स्कीम एग्जेम्प्टेड होता है। ये सब एग्जेम्प्टेड इनकम है जिसके ऊपर कभी कोई टैक्स नहीं लगता। उसके नीचे स्कॉलरशिप एग्जेम्प्टेड होता है। एमपी और एमएलए का जो अलाउंसेस होता है, जो एमपी और एमएलए को अलाउंसेस मिलता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। तभी ना घूमता है मंत्री लोग। सारा पेट्रोल डीजल का जो पैसा सरकार देती, खाने का पैसा देती, फ़ोन का पैसा देती है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस देती है, होटल में रुकने का पैसा देती, सब छूट है, 1 रुपये टैक्स नहीं लगता। अगर ये सब इनकम के ऊपर टैक्स लगने लगता तो सांसद और विधायक जो है वो बर्बाद हो जाता। सैलरी से ज़्यादा उसका टैक्स बन जाता है जितना उड़ाता है लोग।
ध्यान रहे, यहाँ देखिए बड़ा अच्छा नोट लिखा है, ध्यान ये रहे कि सांसद और विधायक जो होंगे उनका अलावेंसेस खाली एग्जाम्प्ट होता है, सैलरी टैक्सेबल होता है। सैलरी कहाँ टैक्सेबल होगा? तो अदर सोर्सेज में जाके। सैलरी कहाँ टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में जाके सैलरी टैक्सेबल होता है। आगे लिखा है ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेचुटी में टैक्स लगाने के नियम को के प्रावधान को बताइए। तो ग्रेचुटी क्या है? ग्रेचुटी एक ऐसा फंड है जिसमें एक व्यक्ति अपनी सर्विस के दौरान अपनी नौकरी करते समय कुछ पैसा लगाता है, अपनी सैलरी से कुछ पैसा काट के और ग्रेचुटी वाले फंड में जमा करता है ताकि रिटायरमेंट के समय उसको एक अच्छा अमाउंट मिल सके। तो ग्रेचुटी एक फ़ंड है। ग्रेचुटी एक फ़ंड है जिस फंड में एक व्यक्ति सर्विस करते समय अपने सैलरी में से कुछ पैसा काट के लगाता है कि वो पैसा हमको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विथ इंटरेस्ट हमको मिलेगा और एक अच्छा खासा पैसा हमको रिसीव होगा। उस पैसे को हम लोग ग्रेचुटी पैसा बोलते हैं, ग्रेचुटी फंड बोलते हैं। अब इसके टैक्स लगाने के 2 नियम है। देखना होगा ग्रेचुटी का पैसा जो आप रिसीव कर रहे हैं उसके 2 नियम हैं। 2 तरह के टैक्स लगाने के रूल्स हैं, यानी सरकारी कर्मचारी का अलग है और गैर सरकारी कर्मचारी का अलग है ग्रेचुटी के लिए। अगर आप समझ गए सरकारी और गैर सरकारी का तो आसान पड़ेगा। देखिए यहाँ लिख दिया सरकारी और या स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों के लिए क्या होगा और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या होगा। तो अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसके लिए टैक्स लगाने का नियम अलग है। ग्रेचुटी प्राप्त, ध्यान दीजिएगा, अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो जितने भी ग्रेचुटी की राशि होगी पूरी की पूरी ग्रेचुटी की राशि टैक्स फ्री हो जाएगी। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो ऐसी स्थिति में ग्रेचुटी की राशि को टैक्सेबल करने या टैक्स फ्री करने के लिए ये देखना होगा कि वो एम्प्लॉई ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है या नहीं है। अगर वो एम्प्लॉई ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो ऐसी स्थिति में उसे टैक्स में छूट मिलेगी। और टैक्स में छूट मिलने का सिस्टम क्या है? एक्चुअल ग्रेचुटी रिसिप्ट जो हम लोग यहाँ दिए, पूरा डिटेल दिया हुआ एकदम एक एक करके। इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ये भी आपको पूरा का पूरा नोट्स में डाल दिया गया है। आराम से नोट्स आप कर सकते हैं, सारा का सारा सिस्टमेटिक एकदम शॉर्ट वर्ड में हम लोग सारा नोट्स डाले हैं और सारा वहाँ से आप कर सकते हैं, आसानी से उसको लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत टफ नहीं है ये क्वेश्चन का आंसर करना। ग्रेचुटी के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बता दिया गया था क्लासेस में, तो आप वहाँ से भी पूरे आंसर कर सकते हैं। ग्रेचुटी की रकम कर मुक्त कब होगी, कितने दिनों का वेतन दिया जाएगा? तो आप सभी लोगों को मालूम है 15 दिन का वेतन दिया जाता है। और 15/26 कब होगा? जब ग्रेचुटी एक्ट लगता है। और जहाँ ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता, यानी कोई एम्प्लॉई अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होता है तो 15/30 हो जाता है। ये सारे नियम आप पढ़ चुके हैं कि 15/30 कब होगा। ग्रेचुटी के लिए वेतन के अंदर क्या शामिल करेंगे? देखिए ग्रेचुटी एक्ट यहाँ लग रहा है 15/26 कर दिया, क्योंकि ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है। सर सिस्टम से चलने वाली कंपनियाँ, जो कंपनियाँ सिस्टम से चलती है वो 15/26 इसलिए क्योंकि 7 महीने में वो 26 दिन मानती है। 4 संडे होता है ना, 4 संडे काट देती है। तो ये सिस्टम वाली कंपनियाँ जो अपने यहाँ संडे, जैसे टाटा कंपनी देखिए प्राइवेट सेक्टर है लेकिन सिस्टम से चलने वाली कंपनियाँ, तो उनके यहाँ संडे छुट्टी रहता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, जो छोटे सेक्टर होते हैं, वो संडे में छुट्टी अपने एम्प्लॉय को नहीं देते, तो उनके यहाँ 15/30 होगा। आगे देखिएगा 15/30 है। देखिए ये तो 26 वाला ही वही, देखिए ये यहाँ पे लगेगा। ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जिन पर ग्रेचुटी एक्ट 1972 लागू नहीं होता है, इनका 15/30 हो जाएगा। इनका कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा? 15/30 हम लोग कर देंगे ऐसे एम्प्लॉय के लिए। छूट की राशि कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल ग्रेचुटी रिसिप्ट। देखिए यहाँ 15/30 आधे महीने का वेतन लिया जाएगा तो 15/30 कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत है? और 6 महीने से अधिक को, 6 महीने से अगर कम रहेगा तो उसको छोड़ देंगे। 6 महीने से अधिक को 1 वर्ष मानेंगे। और यही है आप लोगों का अभी तक का थ्योरी का क्वेश्चन। अब हम लोग आ गया न्यूमेरिकल, यानी 6, 7, 8 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपके पास यहाँ दिख रहा है। ये क्वेश्चन किसका है? 2 घरों के स्वामी, इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो इसके लिए वेट कीजिए, अगले वीडियो में आपको हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना के दिखाएंगे कि कैसे हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करेंगे टैक्स के बारे में।